हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियोपीडिया पे। टेक वीडियोपीडिया के ऊपर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं हमारे नए कोर्स वेबसाइट डेवलपमेंट, जिसके अंदर की हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के ऊपर। अभी तक हम ये डिस्कशन कर चुके हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज में आती हैं, एक वेबसाइट क्या होती है और वेबसाइट को बनाने के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज में आते हैं, या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स काम में होते हैं, जैसे कि वेब सर्वर होता है, क्लाइंट्स होते हैं। इन सब के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि एक वेबसाइट फंक्शनल कैसे होती है, वेबसाइट काम कैसे करती है। हम तो केवल ब्राउजर के ऊपर यूआरएल डालते हैं और सीधा हमारे सामने पेज के ऊपर डेटा लोड हो जाता है। तो हम इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब जानेंगे, तो इन्हीं से हमें पता लग जाएगा वेबसाइट की फंक्शनलिटी किस तरीके से प्रॉपरली काम करती है। तो ये पूरा कोर्स उसी तरीके से डिजाइन करा जा रहा है जो एक बिगनर के लिए भी है और एक बिल्कुल नया बंदा जिसके लिए भी होगी, और जो अगर कोई एक्सपर्ट लेवल के ऊपर है या फिर इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर भी कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है, तो उनके लिए भी ये पूरा कोर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जिसके ये बताएगा हमको कि वेबसाइट की फंक्शनलिटी किस तरीके से कंप्लीट होती है। हाउ डज वेबसाइट वर्क, एक वेबसाइट कैसे काम करती है। तो वेबसाइट की फंक्शनलिटी को जानने के लिए हमें पहले सबसे पहले दो क्वेश्चंस का आंसर होना बहुत जरूरी है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू ओपन ए वेब पेज इन योर ब्राउजर। जब भी हम ब्राउजर के ऊपर किसी वेब पेज को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है। एंड हाउ इज कंटेंट लोडेड फ्रॉम द इंटरनेट एंड डिस्प्ले टू द यूजर। इंटरनेट से कैसे कंटेंट लोड होगा कि और हमारे सिस्टम के ऊपर आकर के लोड हो जाता है, जिसको कि यूजर देख पाता है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जब मिल जाएगा तब हमें पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि वेबसाइट काम कैसे करती है। तो किसी भी वेबसाइट डेवलपर के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि काम कैसे होती है फंक्शनलिटी। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्या चीजें दिख रही है। यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ब्राउजर विंडो है, ओएस है, डीएनएस सर्वर है, वेब ब्राउजर है, वेब सर्वर्स हैं। अलग अलग टर्म्स यहाँ पे डिफाइन है कि डीएनएस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, रिजोल्वर क्या होता है। तो ये सारी कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि वेबसाइट की फंक्शनलिटी के अंदर काम में आती है। जब भी हम वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम बार बार बात करेंगे इसका यूआरएल ये है, या फिर डीएनएस में दिक्कत है, या फिर सर्वर पे कोई दिक्कत है, कि क्लाइंट पे दिक्कत है, कि आईपी एड्रेस पे दिक्कत आ रही है, या टीसीपी आईसी पे कोई दिक्कत हो रही है। तो ये सारी वो टर्म्स हैं जो कि वेबसाइट के डेवलपमेंट के ड्यूरिंग हम काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इन टर्म्स का जानना बहुत जरूरी है। तो कौन कौन सी टर्म्स है जो कि मोस्टली हम वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर की वेबसाइट की वर्किंग के अंदर जानते हैं। क्लाइंट, सर्वर, आईपी एड्रेस, आईएसपी, आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम, टीसीपी आईपी, टीसीपी मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब होता है कि आईपी एड्रेस, एचटीटीपी का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये वो सभी टर्म्स हैं जो कि हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। अब इनको एक एक को जान लेते हैं, ये सब होती क्या और इनका आपस में इंटरकनेक्शन क्या है। ये जितने भी टर्म्स हैं इन सबको कंबाइंड रूप जब मिलाकर के सब काम करते हैं, जब किसी एक वेबसाइट के हम वेब पेज को लोड करते हैं तो उस टाइम पे ये सारे के सारे टर्म्स यूज होते हैं। इन सभी टर्म्स का यूज होने के बाद ही आपको समझ में आता है कि कैसे एक वेब पेज हमारे सामने ओपन होता है, डिस्प्ले होता है। तो सबसे पहले आ गया क्लाइंट एंड सर्वर। तो क्लाइंट एंड सर्वर क्या होता है। एक क्लाइंट क्या होता है, एन एप्लीकेशन सच एज क्रोम और फायरफॉक्स, मतलब कोई भी हमारा वेब ब्राउजर दैट रन्स ऑन ए कंप्यूटर एंड इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जब कोई भी वेब ब्राउजर, चाहे फायरफॉक्स हो चाहे गूगल क्रोम हो, जब हम उसकी बात करते हैं तो किसी कंप्यूटर पर जब वो रन हो रहा होता है तो उसकी विंडो अब जब कनेक्टेड होती है इंटरनेट के साथ में तो ये क्लाइंट का काम करती है। अब यहाँ पे अगर हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात कर रहे हैं कि ग्लोबली वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पे बात है कि इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। अदरवाइज जैसे कोई वेबसाइट ऐसी होस्टेड है जो कि हमारे पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ही चलती है, तो उसके लिए क्या होता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के अंदर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो जनरली क्या बोलते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। तो ये हो गया क्लाइंट। सर्वर क्या होती है, ए मशीन दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड आल्सो हैज एन आईपी एड्रेस। The primary function of a web server is to store, process and deliver web pages to clients। मतलब कि एक सर्वर मशीन का क्या होता है, जहाँ पे कि सारा सारा कंटेंट वहाँ पे स्टोर होता है और वो आईपी एड्रेस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होती है, ताकि क्लाइंट, देखिए क्लाइंट भी यहाँ पे हमने बोला कि इंटरनेट से कनेक्टेड होता है,
और सर्वर भी इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। अभी क्लाइंट एंड सर्वर दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? देखिए, सर्वर हो गया एक मशीन जिसके ऊपर की हमारा सारे के सारे रिसोर्सेज लोकेटेड है, स्टोर्ड है, और क्लाइंट वो हो गई, ये हो सकता है कि एक सर्वर के ऊपर मतलब एक वेबसाइट को एक एट ए टाइम पे 1000 पर्सन यूज कर रहे हैं या फिर 10% यूज कर रहे हैं, तो एक एक बंदा क्या हो गया अलग से क्लाइंट हो गया। वहां पे क्लाइंट क्या होगा, जिस सिस्टम के ऊपर वो ब्राउजर खोल के बैठा हुआ है, जस्ट तो वो ब्राउजर एक क्लाइंट का काम करता है। तो क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा सर्वर के पास कि हमें कुछ डेटा दिखाना है, हम किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं। सर्वर उसको प्रोसेस करेगा, उसका रेस्पॉन्स भेजेगा क्लाइंट के पास में, वो फिर आकर के डिस्प्ले होगा। तो मतलब क्लाइंट एंड सर्वर दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होना बहुत ही जरूरी है। अगर उनके बीच की कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है तो आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते, आपकी कोई भी रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं होगी अगर इंटरनेट का बीच के अंदर कहीं पे भी ब्रेकेज हो गया तो ये होता है क्लाइंट एंड सर्वर। तो विदाउट क्लाइंट सर्वर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, विदाउट सर्वर क्लाइंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक सर्वर के ऊपर कोई भी डेटा पड़ा हुआ है, जब तक उसको कोई एक्सेस करने वाला ही नहीं होगा तो सर्वर हमारा यूजलेस हो जाता है। उसी तरीके से अगर क्लाइंट एक्सेस करने वाले बहुत सारे हैं लेकिन कोई सर्विस प्रोवाइडर ही नहीं है तो एक्सेस करने वाले कौन सर्विस को एक्सेस करेगा? तो क्लाइंट एंड सर्वर की जब भी बात करते हैं तो दोनों कंबाइंड रूम के ऊपर ही हम बात करते हैं कि क्या होता है क्लाइंट और क्या होता है सर्वर। अब आता है, हमने दोनों के अंदर ये बात बोली है कि दोनों के दोनों इंटरनेट के साथ में कनेक्टेड होने चाहिए। अब इंटरनेट के साथ में कनेक्टेड होते हैं तो इंटरनेट क्या होता है, मतलब इंटरनेट कौन प्रोवाइड करता है हमको? इंटरनेट प्रोवाइड कर देता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी इज द मिडिल मैन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है जिसके थ्रू क्लाइंट एंड सर्वर दोनों कनेक्टेड होते हैं। आईएसपी का जॉब क्या होता है? आईएसपी इज जॉब टू डू ए डीएनएस मतलब कि डी डोमेन नेम सिस्टम लुकअप टू आस्क व्हाट आईपी एड्रेस द साइट यू आर ट्राइंग टू विजिट इज कॉन्फ़िगर्ड टू। आईएसपी का काम क्या होता है कि डोमेन नेम सिस्टम के अंदर जाकर के ये चेक करता है कि पर्टिकुलर जिस डोमेन को या जिस वेबसाइट को हमसे रिक्वेस्ट करा गया है वो पर्टिकुलर किस आईपी एड्रेस के साथ में एसोसिएटेड है और कहाँ पर होस्टेड है। तो देखिए, जैसे हमने प्रीवियस के अंदर देखा क्लाइंट एंड सर्वर की बात करी कंबाइंड के साथ में कि इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए। अब इंटरनेट हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? आईएसपी। अब आईएसपी की जब भी बात करते हैं तो आईएसपी के अंदर हमने नया नाम इंट्रोड्यूस करवा दिया, डोमेन नेम सिस्टम। अब यहाँ पे आईएसपी का रोल क्या होता है? आईएसपी हमारे कोई भी कंपनी जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि आप मान लीजिए कि बीएसएनएल हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, ऐसी कोई भी सर्विस है, कोई भी कंपनी जो कि आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाती है वो आईएसपी का रोल प्ले करेगी। अब नेक्स्ट आता है कि डीएनएस क्या होता है। जैसे हमने बोला ना कि आईएसपी क्या करेगा, डीएनएस के आस्क करेगा, डीएनएस के अंदर चेक करेगा कि आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट कहाँ पर होस्ट है। तो अब यहाँ बात आती है डीएनएस क्या होता है। A DNS server is a computer with a database containing the public IP addresses associated with the name of the website and IP address brings a user to। मतलब डीएनएस क्या होता है, जैसे हमारे पास में डेटाबेस एक जिस तरीके से हमने बोला ना कि जो क्लाइंट एंड सर्वर के अंदर जो सर्वर होता है जिसके ऊपर की सारा डेटा हमारा स्टोर होता है पर्टिकुलर वेबसाइट का, उसी तरीके से जितने भी डोमेन नेम है या जितने भी हमारे पास में वेबसाइट एक्सेस होती है उन सबको सेंट्रलाइज एक मशीन के ऊपर इनकी इंफॉर्मेशन सेव्ड है जहाँ पे हम ये बताते हैं पर्टिकुलर डोमेन या पर्टिकुलर वेबसाइट किस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के साथ में एसोसिएटेड होती है। अभी आईपी एड्रेस क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब भी हम ब्राउजर के थ्रू या क्लाइंट के थ्रू कोई भी रिक्वेस्ट प्रोसेस करते हैं तो डायरेक्ट वो हमारे सर्वर के ऊपर जहाँ पे फाइल स्टोर्ड है वहां नहीं जाती है, पहले कहाँ जाती है? डीएनएस के पास में। क्यों? पहले वो डीएनएस के पास में रिक्वेस्ट करेगी तो डीएनएस आपको ये बताएगा कि आपने जो वेबसाइट को या वेब पेज को एक्सेस करने की कोशिश करी है वो पर्टिकुलर वेबसाइट किस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के साथ में लिंक्ड है, तो फिर जाके उस आईपी एड्रेस के ऊपर जाकर के हमारा डेटा सेव मतलब डेटा फैच होगा। मतलब कि हमारे क्लाइंट और सर्वर जो दोनों के एक्चुअल एंड यूजर और सर्वर जहाँ पे हमारी फाइल्स पड़ी हुई हैं उन फाइल्स को एक्सेस करने से पहले एक रिक्वेस्ट डीएनएस सर्वर के ऊपर जाती है, वो हमें बताएगा कि आपका आईपी एड्रेस क्या है और फिर उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के साथ हम पिंग करेंगे जो कि इंटरनेट की दुनिया या फिर जितने भी आईपी एड्रेस है वहां पे चेक करता हुआ जाएगा कि हमारा आईपी एड्रेस कहाँ पर है। अब डोमेन नेम क्या होता है? आईपी एड्रेस का हमने जब भी बात करी डोमेन नेम एक्सेस करते हैं तो वो पहले डोमेन नेम ब्राउजर में टाइप करेंगे तो उसका वो आईपी एड्रेस हमें निकाल के देगा कौन? डीएनएस। डीएनएस क्या? डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर, वो हमें निकाल के देगा आईपी एड्रेस और फिर आईपी एड्रेस के थ्रू हम हमारे एक्चुअल सर्वर तक पहुंचेंगे। तो डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम इज नथिंग but a textual version of the IP address. This is the number which pointing to a specific website।
और आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस इज एन एड्रेस इन द नेटवर्क सो दैट द इंटरनेट और द सेंडर कैन नो वेयर टू सेंड योर एनी रिक्वेस्ट। मतलब देख, आईपी एड्रेस और डोमेन नेम, इन दोनों का केवल इतना सा डिफरेंस है। जैसे मान लिया आपको कोई घर है, आपने घर के बाहर लिख रखा है आपके घर का नाम है मात्र छाया, लेकिन मात्र छाया तो आपकी जब भी कोई लिस्टेड जगह पे होगी वहां पर मात्र छाया के नाम से तो आपको जानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मात्र छाया में हमें जाना है। लेकिन मात्र छाया का आईपी एड्रेस या फिर उसका प्लॉट नंबर क्या है, कि हाउस नंबर क्या है, उस समय पता लगता है कि हमें किस पर्टिकुलर जगह पे जाना है। किसी आप सोसाइटी में रहते हैं तो वो सोसाइटी लिस्टेड होती है उसके नाम से, उस नाम के साथ में वो एसोसिएटेड पीछे बैकग्राउंड के अंदर या फिर दो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटेशन उसका पर्टिकुलर एड्रेस भी लिखा हुआ होता है कि वो पर्टिकुलर किस जगह पर है, कि मतलब उसका विलेज कौन सा है, उसकी तहसील कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, मतलब पूरा एड्रेस होता है। तो उस पर्टिकुलर सोसाइटी के नाम से आप जब सर्च करते हैं तो आप पर्टिकुलर उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तो वो यहाँ पे डोमेन नेम और आईपी एड्रेस का है, कि डोमेन नेम वो होता है जो कि हम इजी तरीके से याद रख सकते हैं, और आईपी एड्रेस वो है कि एक कॉम्प्लिकेटेड नंबर होता है जिसको हम याद नहीं रख सकते। तो एक डोमेन नेम और आईपी एड्रेस दोनों के लिंक को स्टोर करने के लिए, दोनों के बीच में लिंक को सेटअप करने के लिए ही डीएनएस होता है। तो डीएनएस में पहले डोमेन नेम सर्च करा जाता है, उस डोमेन नेम के अकॉर्डिंग कौन सा आईपी एड्रेस है वो रिक्वेस्ट अंदर सेंड करा जाता है, फिर हमारे रिक्वेस्ट एक्चुअल सर्वर के पास में पहुंचती है। तो ये होता है डोमेन नेम एंड आईपी एड्रेस, दोनों सेम ही चीज। किसी भी वेबसाइट को हम डोमेन नेम के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और आईपी एड्रेस के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं, अगर आपको आईपी एड्रेस भी पता है तो। नेक्स्ट आता है व्हाट इज टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट। आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी एंड आईपी आर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट डिफाइन हाउ डेटा शुड ट्रेवल अक्रॉस द इंटरनेट। अब देखिए, इंटरनेट की दुनिया तो क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं या फिर जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेज हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, ऐसा तो नहीं है कि वो केवल एक ही तरह का डेटा आपस के अंदर शेयर कर सकते हैं। वो डेटा आपके साथ में ऑडियो भी शेयर करती हैं, वीडियो भी शेयर करती हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा सेव होता है, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट होता है। इसको हम इस तरीके से मान सकते हैं जैसे कि एक एक्सप्रेस वे बना हुआ है, एक्सप्रेस वे के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लेन है, कि कौन सी लेन के अंदर हैवी व्हीकल चलेंगे, कौन सी लेन के अंदर ज्यादा लेंथ वाले व्हीकल चलेंगे, कहाँ पे टू व्हीलर चलेंगे, कहाँ पे फोर व्हीलर चलेंगे, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट लेंथ डिफाइंड है। उसी तरीके से इंटरनेट की दुनिया के अंदर पाथ तो एक ही है जिसके थ्रू की हर डेटा या फिर पूरी इंफॉर्मेशन शेयर होती है डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में, लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन किस पाथ के थ्रू शेयर होगी ये सब कुछ डिफाइन होता है प्रोटोकॉल्स के थ्रू। तो इसीलिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, कि हर इंटरनेट प्रोटोकॉल किसी ना किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाया गया है। जैसे टीसीपी होता है ट्रांसमिशन के लिए बनाया हुआ है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर के लिए बनाया हुआ है, उसी तरीके से एमआईएमबी जो कि मल्टीमीडिया के डेटा को ट्रांसफर करने के लिए बनाया हुआ है। तो ये सब कुछ अलग अलग है, लेन वन के अंदर क्या चलेगा, लेन टू के अंदर क्या चलेगा, इसी तरीके से हम इंटरनेट की दुनिया के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको बीच में आइडेंटिफाई करते हैं। अब बाद में आता है व्हाट इज यूआरएल। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल इज ए टाइप ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर and is address of a resource on the world wide web and the protocol used to access it। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? उस किसी रिसोर्स को वर्ल्ड वाइड वेब मतलब कि ट्रिपल डब्ल्यू या फिर वेबसाइट की दुनिया के अंदर पड़ी हुई किसी भी फाइल को आप एक्सेस कर सकते हो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूआरएल के थ्रू, जो कि यूनिक होता है और आईपी एड्रेस के साथ में लिंक्ड होता है। अब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब पूरा टाइटल क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एच टी टी पी इज टू डबल स्लैश। एच टी टी पी तो क्या हो गया? एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल हो गया जो हमें ये बताता है कि हमें किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है। अब एग्जाम्पल डॉट कॉम क्या हो गया? और डोमेन का नेम हो गया। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी कि एच टी टी पी एच टू डबल स्लैश एग्जाम्पल डॉट कॉम चला जाएगा डीएनएस के पास में। एग्जाम्पल डॉट डॉट कॉम से जो भी आईपी एड्रेस लिंक्ड होगा वो हमारे पास में क्लाइंट के पास में आएगा। फिर उस पर्टिकुलर क्लाइंट के ऊपर डेटा को रिक्वेस्ट करी जाएगी, उसका में लिंक होगा, फिर उसके अंदर उस सर्वर के अंदर जाके चेक करा जाएगा कहाँ पे इमेजेस नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है, उसके अंदर स्क्रीनशॉट डॉट पीएनजी नाम की फाइल पड़ी हुई है। तो पूरा का पूरा तो हो गया डोमेन एग्जाम्पल डॉट कॉम का नाम हो गया। अब पूरा जो यूआरएल आ गया उससे बाद जैसे आपको क्वेश्चन मार्क लगता है, क्वेश्चन मार्क से पहले का जितना डेटा था वो आपका यूआरएल हो जाता है। उसके बाद में आप अपना डेटा पर्टिकुलर किस तरह का डेटा आप चाहते हो या आपके खुद के कुछ पैरामीटर्स हो गए जो डिफाइन करते हैं कि आपको किस चीज को एक्सेस करना है। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका यूआरएल। तो अल्टीमेटली हमने ये सब कुछ देख लिया कि एक वेबसाइट की फंक्शनलिटी के अंदर कौन कौन से टर्म्स का यूज करते हैं। यूआरएल होता है, टीसीपी आईपी होता है, क्लाइंट होता है, सर्वर होता है, डीएनएस होता है,
तो ये सब मिल करके काम करते हैं एक साथ। तो अब हमें ये जानना है कि ये सब कुछ मिलके काम कैसे करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले यूज़र ने हमारी शुरुआत करी है रिक्वेस्ट सेंड करने की, तो वो सबसे पहले रिक्वेस्ट सेंड करेगा, यूज़र जाएगा, अपना कंप्यूटर, लैपटॉप ओपन करेगा, वेब ब्राउज़र खोलेगा। जैसे मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में मैंने जैसे उसमें टाइप करते हैं techvideopedia.com, तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले जाएगी डीएनएस सर्वर के पास में। डीएनएस सर्वर से वो डेटा प्रोसेस होकर के रेस्पॉन्स आएगा हमारे ब्राउज़र के पास में। ब्राउज़र उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करेगा, तो जाकर के हमारा जो एक्चुअल सर्वर है, वहाँ सर्वर पे जाकर के हमारी रिसोर्स के लिए हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। वो सर्वर हमारी उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, फिर वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा और हमारे सामने एंड यूज़र के ऊपर जो कंप्यूटर था, उसके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। तो ये पूरा का पूरा काम होता है वेबसाइट का। तो अभी तक हमने ये जान लिया है कि वेबसाइट्स डेवलपमेंट के अंदर कौन-कौन से रिक्वायरमेंट होती है, कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ में आती हैं और उसके कंपोनेंट कौन-कौन से होते हैं और वेबसाइट की वर्किंग कैसे होती है। ठीक है? नेक्स्ट में हम ये चेक करेंगे कि वेबसाइट डेवलपमेंट किस तरीके से होता है।